हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं वीडियो आपको सेंड कर चुकी हूँ जिसमें कॉम्पटन इफ़ेक्ट की। कॉम्पटन इफ़ेक्ट में जो ये तीन एंगल थे, जब फाई की वैल्यू ज़ीरो है, फाई की वैल्यू ज़ीरो आने के बाद हमारे पास डेल्टा लैम्डा की वैल्यू क्या आती है? ज़ीरो। डेल्टा लैम्डा क्या है? ये जो वेवलेंथ में डिफरेंस है, ठीक है, वो क्या आया? ज़ीरो। दैट मीन्स वहाँ पर एक सिंगल वेव होगी, ठीक है। अगर कुछ वैल्यू आती फ्रिंज शिफ्ट की वैल्यू, दैट मीन्स वहाँ पर टू वेव्स होती, तभी उनमें कुछ फ्रिंज का शिफ्ट आया। बट वहाँ पर फ्रिंज शिफ्ट क्या आया? ज़ीरो। दैट मीन्स वहाँ एक सिंगल वेव है। उसके बाद क्या था? जब फाई की वैल्यू π/2 थी तो हमारे पास डेल्टा लेमडा की वैल्यू आई थी 0.024226 ऑंगस्ट्रॉम। ऑंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। यहाँ पर क्या है? वेवलेंथ में जो फ्रिंज शिफ्ट है, वेवलेंथ शिफ्ट बोलते हैं इसको, ये कुछ वैल्यू आई है। दैट मीन्स कि यहाँ पर टू वेव्स होंगी जिनके बीच में कुछ वेवलेंथ की शिफ्टिंग बता रखी है कि कितना डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में। जब हमने फाई की वैल्यू कितनी पुट की? पाई। पाई मीन्स 180। तो उस टाइम वैल्यू क्या आई? डबल आई। दैट मीन्स यहाँ पर दो वेवलेंथ है जिनके बीच में कितना डिफरेंस है एज कंपेरिजन टू जब एंगल कितना था? π/2, उससे डबल डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिलेशन बिटवीन थीटा एंड फाई, द एंगल ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन एंड द स्कैटर्ड फोटोन। ठीक, अब ये दो इक्वेशंस हमने पहले फाइंड की थी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वहाँ से दो इक्वेशन आई थी हमारे पास। इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है? डिवाइड करना है। ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देंगे तो देखो एम वी सी ये तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। साइन अपॉन कोस टेंजेंट हो गया, इधर से एच कट हो गया, न्यू डैश डिवाइडेड बाय न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई, ठीक है। और ये साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा? सॉरी ये नहीं हम पुट कर सकते बिकॉज ये टर्म अलग है और ये टर्म अलग है, ठीक है। ये आपने डिवाइड करने के बाद लिख दी। अब इस कंप्लीट टर्म को हमने क्या किया? न्यू डैश से डिवाइड किया। न्यू डैश से जब आप डिवाइड करोगे तो ये वाली जो टर्म है ये 1 हो जाएगा साइन फाई, और इधर से न्यू अपॉन न्यू डैश माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश क्या हो जाएगा? 1 कोस फाई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? ये रिलेशन यूज़ किया, लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू, वेलोसिटी अपॉन क्या होता है? फ्रिक्वेंसी। ये रिलेशन हमने यहाँ पर यूज़ किया, न्यू की वैल्यू पुट की सी अपॉन लैम्डा, और ये वाली वैल्यू भी है न्यू डैश सी अपॉन लैम्डा डैश, ये वैल्यू हमने पुट की तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हमने पहले जो एक्सप्रेशन किया था वेवलेंथ में जो शिफ्टिंग फाइंड की थी वो इक्वेशन यूज़ करनी है। इस इक्वेशन को लैम्डा से डिवाइड कर देना। लैम्डा से डिवाइड करेंगे तो लैम्डा डैश बाई लैम्डा माइनस ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी लैम्डा इंटू 1 माइनस कोस फाई। ये इक्वेशन हमने पहली वाली यूज़ की है और उसको लैम्डा से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। यहाँ पर जो एच अपॉन एम नॉट सी यहाँ तक जो टर्म है इसको हम कॉम्पटन वेवलेंथ मान रहे हैं, तो इसलिए इसको लैम्डा सी अपॉन लैम्डा कंसिडर। नेक्स्ट इज substituting for lambda dash upon lambda in 1.16, ये वाली टेंशन थीटा इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर हमने लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा ये इक्वेशन जो फाइंड की ये कंप्लीट इक्वेशन यहाँ पर प्लेस कर लो। ओके, ये देखो साइन फाई अपॉन 1 प्लस ये कंप्लीट इक्वेशन हमने यहाँ पर यूज़ कर ली। अब उसके बाद देखो ये आपकी बुक में ये मेंशन नहीं है, मैंने यहाँ पर शो कर दिया। अल्फ़ा क्या है? लैम्डा सी बाय लैम्डा, इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं 1 प्लस अल्फ़ा 1 माइनस कोस फाई माइनस कोस फाई, उसके बाद ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया 1 प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कोस फाई माइनस कोस फाई, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों टर्म में कोस फाई कॉमन है, ले लिए। अब इन दोनों टर्म्स को फैक्टर की फॉर्म में लिखते हैं, ये 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस कोस अल्फ़ा, ठीक है। ये टर्म एज इट इज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ओके। उसके बाद टेंजेंट थीटा क्या होगा? अब देखो साइन फाई हमें क्या पता है, साइन 2 थीटा किसके इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसी तरह से अगर साइन फाई हो तो वो हो जाएगा 2 साइन फाई बाई 2 कोस फाई बाई 2, ठीक है। ये वैल्यू हमें पुट करें यहाँ पर
साइन फाइव की जगह 2 sin फाइव बाई टू इंटू कोस फाइव बाई टू अपॉन दिस टर्म। यहाँ पर भी 1 माइनस कोस फाइव किसके इक्वल होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर फाई एंगल है, ठीक है, सॉरी 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, ये टर्म हमने पुट कर दी। अब इस इक्वेशन को ये वाली कंप्लीट इक्वेशन में देखो, ये इससे कैंसिल हो गया एक टर्म इससे, उसके बाद कोस अपॉन साइन बचा, ये हो जाएगा कोट। ओके, सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोट फाइव बाई टू अपॉन 1 प्लस अल्फा। उसके बाद हम डिफरेंट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट केस है जब फाइव की वैल्यू ज़ीरो हो, फाइव की वैल्यू ज़ीरो होगी तो कोट क्या आएगा, ज़ीरो। अब कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन। अगर हम थीटा की वैल्यू ज़ीरो ले रहे हैं, कोस ज़ीरो अपॉन साइन ज़ीरो, कोस ज़ीरो होता है 1, साइन ज़ीरो क्या होता है 0, यानी कोट ज़ीरो की वैल्यू क्या आई, इनफाइनाइट, ये लिखी हुई है। जब फाइव की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो कोट फाइव बाई टू की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट। अगर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आई है दैट मीन्स टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट। और थीटा इनफाइनाइट कब होता है टेंजेंट में, जब थीटा कितना हो, पाई बाई टू। ठीक है, जब ज़ीरो होता है तो वैल्यू 1 होती है और यहाँ पर कितनी वैल्यू होती है, पाई बाई टू। ओके, तो और ये रिलेशन आप पहले पढ़ चुके हो, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब फाइव की वैल्यू ज़ीरो होती है तो एक ही हमें वेव मिलती है और उसमें डेल्टा लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, 0। इसका मतलब क्या है कि अगर फोटोन moves unscattered while the electron moves at right angle to the direction of photon, कि जब थीटा किसका एंगल था, जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन थी, रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन थी विद द इंसिडेंट ऑफ लाइट। ठीक है, उसके साथ जो डायरेक्शन थी, उसके बाद जो स्केटर्ड फोटोन था उसका एंगल कितना था, फाइव। कि जब फाइव की वैल्यू ज़ीरो है यहाँ पर और थीटा की वैल्यू कितनी आई, फाइव बाई टू, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन तो राइट एंगल पर होगा और उस टाइम फोटोन है जो अनस्कैटर्ड होगा, मतलब डायरेक्ट ऐसे ही मूव करेगा। ठीक है, उसमें कोई स्कैटरिंग नहीं होगी, अनस्कैटर्ड रहेगा। उसके बाद है नेक्स्ट, जब फाइव की वैल्यू पाई बाई टू होगी, यहाँ पर हम कंडीशंस लगाएंगे। कोट फाइव बाई टू की वैल्यू 1 आ जाएगी, सिमिलरली टेंजेंट थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। दैट मीन्स यहाँ कुछ पॉसिबल वैल्यू आएगी, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू किसके बीच में होगी, 0 और 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, और ये आप अभी पहले पढ़ चुके हो कि जब थीटा की वैल्यू पाई बाई टू होती है तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू इतनी होगी। दैट मीन्स यहाँ से क्या शो हुआ, फाइव की वैल्यू पाई बाई टू है, फाइव की वैल्यू पाई बाई टू, यानी जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी डायरेक्शन कितनी है, राइट एंगल, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आई, 0 और 90 डिग्री के बीच में, यानी ये किसकी वैल्यू आई है, थीटा की, जिसकी वैल्यू 0 और 90 के बीच में है। ठीक है, उसके बाद है जब फाइव की वैल्यू पाई होगी उस टाइम थीटा की वैल्यू कितनी आई, 0। थीटा की वैल्यू 0 आई, दैट मीन्स जो रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, उसका कोई एंगल नहीं आया। और फाइव इज इक्वल टू पाई, यानी जो स्कैटर्ड फोटोन है वो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन तो स्ट्रेट चला गया क्योंकि एंगल कितना है उसका, 0, और जो स्कैटर्ड फोटोन है उसका एंगल कितना है, पाई, तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा। उसके बाद है काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ फोटोन स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, अब स्टार्टिंग में हमने क्या बताया था कि जो फोटोन की एनर्जी है वो कितनी है, h, और उसने किसको दी, इलेक्ट्रॉन को, जो रेस्ट में था उसको एनर्जी दी। उसकी एनर्जी कितनी थी, m0c² स्टार्टिंग में, और रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, m c², यानी बाद में उसकी एनर्जी हुई रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन की m c², और पहले कितनी थी, m0c²। दैट मीन्स इनका जो डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को दी। ठीक है, सो E0 इज इक्वल टू m माइनस m0c²। इसको हम h की फॉर्म में लिख सकते हैं, h इज इक्वल h माइनस h0। h क्या था, एनर्जी किसकी, इंसिडेंट फोटोन की, और h क्या था, जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी। ठीक है, यानी जो रिमेनिंग एनर्जी है वो किसको मिली है, इलेक्ट्रॉन को। h माइनस h
अब इसकी वैल्यू हम यूज़ कर लेंगे, ये इक्वेशन हमने पहले की है, ठीक है, जब कॉम्पटन इफेक्ट फाइंड कर रहे थे, कॉम्पटन शिफ्ट फाइंड कर रहे थे। तो 1/न्यू डैश माइनस 1/न्यू इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 - cos φ। इस इक्वेशन में हमने क्या किया, दोनों साइड, यहाँ तक थी ये इक्वेशन एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, हमने दोनों साइड न्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से हमने न्यू डैश की वैल्यू फाइंड कर ली, ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को देखो, न्यू डैश की जो वैल्यू आई है इसको हमने यहाँ रखा, न्यू अपॉन दिस, न्यू अपॉन दिस, ठीक है, ऐसे आएगी ये टर्म। ये यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं थी तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी, ये आप नोट कर लीजिए। अब इन दोनों टर्म में हमने एच न्यू को कॉमन ले लिया, फिर उसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद ये टर्म आ जाएगी, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 - cos थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, इधर से ये भी 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। उसके बाद जब फाई की वैल्यू 0 होगी, साइन 0 0, ठीक है, तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी 0। उसके बाद जब फाई की वैल्यू π/2 पुट करेंगे, π/2 यानी देखो साइन स्क्वायर π/2, साइन स्क्वायर π/2 यानी साइन स्क्वायर, फाई की वैल्यू अगर π/2 पुट करते हैं तो यहाँ पर पाई की वैल्यू π/4 हो जाएगी, π/2 है और फाई की वैल्यू कितनी है π/2, तो यानी और साइन π/4 क्या होता है 1/√2, यानी उसका स्क्वायर 1/2 आएगा। अब ये कंप्लीट वैल्यू y 1/2 और 2 मल्टीप्लाई में वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पर ये 2 उसके कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ इतनी टर्म रह जाएगी एच न्यू अल्फा अपॉन 1 + अल्फा, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही हम फाइंड कर लेंगे जब फाई की वैल्यू पाई पुट करेंगे। उसके बाद फाइंड करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ स्कैटरिंग और थीटा, थीटा के टर्म में हम फाइंड करेंगे, ठीक है। किसकी फाइंड कर रहे हैं हम, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की, और उसकी वैल्यू कितनी है E0, और ये हमने फाइंड किया था अभी, ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे एज इट इज़, ये रख दिया, ठीक है। अब इस इक्वेशन में क्या करना है, इस कंप्लीट इक्वेशन में डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर इन दोनों को साइन स्क्वायर 5/2 से डिवाइड कर दो, ये स्टेप नोट करना। इस कंप्लीट इक्वेशन को साइन स्क्वायर 5/2 से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर वाली टर्म में तो सिर्फ 2 अल्फा रह जाएगा, नीचे वाली में देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर 5/2, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इधर से ये 1 रह जाएगा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा, ठीक है। अब कोसिकेंट स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 + कॉट स्क्वायर, पुट कर दिया हमने यहाँ पर, ओके। उसके बाद क्या है एच न्यू 2 अल्फा अपॉन दिस टर्म, ये कहाँ से आई इसकी वैल्यू, ये आपने पहले ये देखो, ये एक्सप्रेशन अभी फाइंड किया था ना, यहाँ से कोट 5/2 की वैल्यू क्या है टेंजेंट थीटा इंटू 1 + अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कोट स्क्वायर, यानी इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये टर्म है स्क्वायर में लिख दी टू दिस। अब इस टर्म को हम ओपन कर लेंगे। अब क्या करना है आपने, टेंजेंट स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर। जब आप इसको साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर रखेंगे तो उस कोस स्क्वायर को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जब एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद ये इक्वेशन आ गई, एलसीएम लेने के बाद ये इक्वेशन आ जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको 1 + अल्फा स्क्वायर, इसको ओपन कर लेंगे 1 + अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 + 2 अल्फा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये ओपन कर दिया। अब इन सारे टर्म को जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखो ये जो कॉमन टर्म्स आएंगी इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, कॉमन टर्म्स लिख लेंगे, बस इसको ओपन करके कॉमन टर्म्स लिखना और कुछ नहीं, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ओके। ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद 1 - cos स्क्वायर थीटा, इसको पुट कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओह सॉरी, इसको हम अभी नहीं लिखते, अभी हम एज इट इज़ रहने देंगे। देखो इसको हम लिख देंगे एच न्यू 2 अल्फा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, देखो 1 + 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, इस अल्फा स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं लिख देती हूँ 1 + 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये वाली जो टर्म है ये अल्फा + 1 का होल स्क्वायर है,
अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फ़ा, तो इसको हम लिख देंगे अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर कोस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से टर्म आ जाएगी एच न्यू टू अल्फ़ा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से दोनों की इक्वेशन से क्या प्रूव हो गया कि जो रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन है, रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन के लिए रेंज कहाँ से कहाँ तक आई, रेंज कहाँ से कहाँ तक आई, रिकॉइलिंग वाला था थीटा, उसकी रेंज 0 से लेकर इस रेंज में आई, और जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी रेंज 0 से लेकर 5 के बीच में आती है। आफ्टर दैट वी हैव एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, वेवलेंथ का फॉर्मूला लिख दिया जो हमने कॉम्प्टन शिफ्ट फाइंड किया था, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा प्लस एच अपॉन एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कोस फाइव। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लैम्डा डैश की वैल्यू पुट की सी अपॉन न्यू डैश, वेलोसिटी अपॉन फ्रिक्वेंसी यहाँ पर पुट कर देंगे, सी अपॉन न्यू डैश ये पुट कर दिया, बाकी टर्म को एज इट इज़ लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, न्यू डैश की वैल्यू क्या होगी, न्यू डैश की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, न्यू डैश फाइंड करना है हमने इस कंप्लीट टर्म को, जो ये कंप्लीट टर्म है, इस कंप्लीट टर्म को यानी डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को लैम्डा से डिवाइड कर दो। लैम्डा से डिवाइड कर दोगे तो ऊपर क्या रह जाएगा, सी अपॉन लैम्डा डिवाइडेड बाय ये 1 हो जाएगा प्लस एच अपॉन एम नॉट सी लैम्डा इंटू 1 माइनस कोस फाइव, ये फाइंड कर लिया। उसके बाद सी अपॉन लैम्डा, देखो सी अपॉन लैम्डा किसके इक्वल है, न्यू के इक्वल, तो ये हो जाएगा न्यू अपॉन 1 प्लस ये किसके इक्वल है, अल्फ़ा के इक्वल इंटू 1 माइनस कोस फाइव। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद एनर्जी फाइंड करनी, ये तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था, फ्रीक्वेंसी एनर्जी फाइंड करने के लिए एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू डैश, तो इस टर्म को एच से मल्टीप्लाई कर देंगे, एच न्यू अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा कोस माइनस 1 माइनस कोस अल्फ़ा। ठीक है, उसके बाद एच न्यू अपॉन 1 प्लस ये वैल्यू रख दी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 5/2, यह है टोटल वैल्यू किसकी, स्कैटर्ड फोटोन की। अब हमने रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन है उसकी भी फाइंड कर ली और स्कैटर्ड फोटोन है उसकी भी एनर्जी भी वैल्यू फाइंड कर ली और एंगल्स की भी वैल्यू फाइंड कर ली। दिस इज़ ऑल अबाउट कॉम्पटन इफेक्ट।